के आदरणीय चांसलर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी, यूनिवर्सिटी के परिचालन समिति के सदस्य डॉक्टर अशोक भान जी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, मंच पे उपस्थित एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल के सभी सदस्यगण, आदरणीय फैकल्टी, मेरे प्रिय छात्र छात्री भाई और बहनों, मीडिया के मित्रगण, एक नई विश्वविद्यालय की, जिस विश्वविद्यालय की, जिस यूनिवर्सिटी की आयु 19 साल की हो और जिसकी 9th कन्वोकेशन हो चुका हो, उस विश्वविद्यालय की गहराई का ये सबसे बड़ा परिचय है। एक यूनिटरी रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाते पिछले 2 दशक में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के द्वारा संचालित स्टेट एक्ट में एनेक्टेड इस यूनिवर्सिटी अपने आप में जो रैंकिंग आदरणीय वाइस चांसलर उल्लेख कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, और पिछले 20 साल में कुछ नीश एरिया आप लोगों ने अपने बौद्धिक ताकत के आधार पर बनाई है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ मित्र अपने पढ़ाई खत्म करके डिग्री लेते हुए समाज जीवन में बड़ी जिम्मेवारी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को इस हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी की पार्ट होने के नाते और इस प्रकार की विद्वत परिषद के द्वारा स्टूडेंट्स के नाते स्वीकृति आप लोगों को मिली और आप सभी ने अपने कैरियर में, अपने जिंदगी में अच्छा करोगे, इसे माता वैष्णो देवी के हम सभी के ऊपर आशीर्वाद है। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सबको अभिनंदित करता हूं, आपको शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, हम लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर को देश की ताज कहा जाता है, देश की सिरमौर कहा जाता है। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं बहुत गर्म कपड़ा लेके आया था, सोचा था कि जम्मू कश्मीर में ठंड होगा, दिल्ली में ज्यादा ठंड है। और आज तो दिल्ली से विमान सब बंद हो गया है। ये कोई वहां की ज्यादा ठंड के कारण नहीं है, पर्यावरण के कारण है। और मेरे को यहाँ पता चला कि दिस यूनिवर्सिटी has created a unique place for the sustainability area, which has been recognized by Times Survey. मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर में आते ही मैं कन्विंस खुद को कर पाया कि सही मायने में इसकी जो एनविजन किया गया होगा कुछ दशक पहले, और आप देखिए किस समय में आपके बारे में सोचा गया है। ठीक 100 साल आदरणीय गवर्नर साहब एलजी साहब जहां से आते हैं, उस शहर का नाम है काशी बनारस। काशी बनारस हमारी सभ्यता की आदि केंद्र है, सर्व विद्या के केंद्र है काशी महानगरी। 100 साल पहले मदन मोहन मालवीय जी ने, जब देश की आजादी की लड़ाई हो रहा था, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ये सभी लोग आजादी की लड़ाई को नेतृत्व कर रहे थे। उस समय में चंद शिक्षाविद, कहीं तिलक हो, कहीं गोखले हो, कहीं मालवीय हो, ये सब काम पे लगे थे कि भाई देश आजाद हो जाने के बाद देश को बनाए कैसे। गुलामी से तो आजादी का मुक्ति हो जाएगी, लेकिन देश आगे कैसे जाएगा,
इसके बारे में जब तक हम शिक्षा को जोर नहीं देंगे तब तक उसकी रास्ता नहीं बनेगा, ऐसा सोच बनी। जिसमें बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज हो, आगे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, पिछले 75 साल में आजादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने भी बनाई। पिछले 75 साल में देश काफी आगे गया है, लेकिन अभी की 21st सेंचुरी की जो लीडरशिप हमारी है, या 20th सेंचुरी को जाते जाते उस समय की लीडरशिप ने सोचा कि हमें हमारी नई पीढ़ी को लेवल 2, लेवल 3 तक ले जाना है। शायद इसी सोच में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई होगी, और जिन्होंने भी इसको कल्पना किया, मैं आज इस मंच पे उनको आभार प्रकट करता हूं। भारत सरकार की ओर से शिक्षा विभाग की ओर से आपने सही सोचा, एक नॉन एफिलिएटिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाया जाए जिसमें रिसर्च के ऊपर जोर दिया जाए। और जो आज का आदरणीय वाइस चांसलर जो विवरण दे रहे थे, ये सही मायने में रिसर्च सेंट्रिक, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, विषय की गहराई तक जाना, यही रिसर्च की शर्त होती है। आप सभी लोग उस प्रकार के ओरिएंटेशन से निकले। अभी तो ट्रेलर ही हुआ, पूरा फिल्म आपकी जिंदगी की बाकी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों में शायद जो बालिका गए थे, प्रधानमंत्री जी को भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा, उनको मिलते हुए आप सभी को संदेश दिया। मैंने भी आता कि साथ ही आपने जिस बालिकाओं की इसी यूनिवर्सिटी की बैच को मिले, ये पीएम को मिले नहीं, लेकिन अभी शायद आपने एक बैच ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स भेजा था, स्कूल स्टूडेंट्स को भेजा था। जो जेएनके के स्कूल स्टूडेंट्स को मिलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जेएनके की विद्यार्थी कैन डू एक्सीलेंट इन ऑल द फील्ड, सभी क्षेत्रों में जेएनके की, जेएनके कहता हूं सिर्फ जेएनके की आदिवासी नहीं, जेएनके की पवित्र भूमि पे जो लोग पहुंच जाते हैं वो जेएनके के हो जाते हैं। यहाँ आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रही है, 2 एम्स बन रहे हैं, पहले से एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ है पहले से, और आप भी हो। ये सब मिलकर जम्मू कश्मीर की विरासत को, जम्मू कश्मीर की विरासत भारत की विरासत है। सभ्यता की आदिम अवस्था से हिमालय की वर्णन है, जम्मू कश्मीर की वर्णन है, कश्मीर की वर्णन है। या तो भारत के हर एक गांव तक ये कल्पना है कि कश्मीर भू स्वर्ग है, स्वर्ग का दूसरा नाम जेएनके। आप सभी लोग उस प्रकार की वातावरण से पढ़ते हुए समाज जीवन में आगे जा रहे हो। जो प्रधानमंत्री जी ने और एक बात कही है इन दिनों में, द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, डिग्री इज इम्पोर्टेंट, डिग्री महत्वपूर्ण है ही, जो आज आपको मिलेगा, मेडल मिलेगा, लेकिन कॉम्पिटेंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। आज मित्रों, दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो डिसरप्शन आई है, इनोवेशन, युवा शक्ति अपने मेधा के कारण तरह तरह की समस्या को अंदर तक जाके उसकी मूलभूत सोल्यूशन निकाल के लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इसे नया बनना है। 2 साल पहले बताओ, हाथ उठाओ, किसी को चैट जीपीटी के बारे में मालूम था? किसी को मालूम था चैट जीपीटी के बारे में? किसी को मालूम नहीं था। आज किसको मालूम नहीं, वो हाथ उठाए, यानी सबको मालूम है। किसी ने यूज तो नहीं किया अपना पेपर लिखने के लिए। हमारे एकेडमिक काउंसिल इसकी शिकायत किया ही तो होगा।
आजकल तो किसी ने मेरे को कहा कि चैट जीपीटी को भी समझने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है। मुझे सारा विषय पिछले साल 10 साल की है। ये रियलिटी, दूसरा रियलिटी मैं आपके सामने देता हूं। अभी मेरे को किसी ने एप्पल फोन की कोई एक बड़ा अधिकारी मेरे को मिलने आया भारत के नौजवानों की कॉम्पिटेंसी के बारे में। इन दिनों में एप्पल अपने उत्पादन की, उनके पास 4 प्रोडक्ट है, हाथ में रहने वाला फोन, कंप्यूटर और वॉच, और चौथा कौन सा एप्पल का प्रोडक्ट बताओ दोस्तों, स्टूडेंट देखिए मैं थोड़ा पता करूं। चौथा कौन सा प्रोडक्ट है एप्पल का? आईपैड तो कंप्यूटर में आ गया, आईपॉड, लड़कियां ज्यादा फास्ट है। ये 4 प्रोडक्ट है। उस 4 प्रोडक्ट की जब आदरणीय एलजी साहब टेलीकॉम विभाग के दायित्व में थे, उस समय की नीति के निर्देशन के कारण आज एप्पल अपने उत्पादन की 11%, ग्लोबल प्रोडक्शन की 11% भारत में कर रहा है। आने वाले दिनों में उनकी प्रोडक्शन लाइन बढ़ने वाला है। तब हमारे साथ तो बातचीत करने के लिए आए थे कि हमें भारत में आने वाले दिनों में नई टैलेंट पूल चाहिए, नई टैलेंट पूल चाहिए। उसमें एक बात उन्होंने मेरे को समझाया कि आज दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। उस 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को, मैं उनको 3 बार कंफर्म करके आपके सामने कह रहा हूं, मेरे को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1 लाख लोगों को एआई अथॉरिटी माना जाता है। और आने वाले दिनों में समाज जीवन की, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई एक विषय नहीं रहेगा जो एआई के साथ नहीं जुड़ेगा। सुबह उठने के बाद सोने तक जैसे जैसे हम गुजरेंगे, जो चीज करेंगे, पढ़ाई करें, दवाई करें, स्वास्थ्य करें, नौकरी करें, बस में जाए, ये सारा चीज एआई और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ने वाला है। उसमें गैप कितनी बड़ी दिख रही है? क्या हमारी यूनिवर्सिटी इसके बारे में थोड़ा चिंता करेगी? क्योंकि इंजीनियरिंग कंपैटिबिलिटी है, हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया कैसे होने वाला है आने वाले 25 साल में। आज जो लोग जो अंडर ग्रेजुएट पास किए होंगे, आर्मी 20 में होंगे, और आपको आने वाले 25 साल तक उम्र क्या हो रहा होगा? सब बिलो 50 होंगे। या आज डिग्री लेने वाले सभी मित्र 50 साल के अंदर होंगे। और आने वाले दिनों में जो एनालिसिस प्रेडिक्ट करते हैं, 20वीं सेंचुरी में एवरेज आयु बढ़ जाएगा। एवरेज आयु बढ़ के ये लगभग नियरिंग 100 होगा। यानी आप आपकी जिंदगी के प्रवास में आधे रास्ते में पहुंचोगे 25 साल के बाद। तब दुनिया कैसे होगी, इसकी कभी सोचा है आप लोगों ने? या अभी डिग्री हो गया, कैंपस में प्लेसमेंट हो गया, और थोड़ा दोस्ती यारी किसी के साथ हुई है, बाद में तो उसको शादी करूंगा मैं, करिए, समाज की शुभेच्छा है, आपको करना ही चाहिए। माँ पिता जी से पूछ के ही करिए, आप इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ये तो सब होने वाला है, लेकिन आगे क्या होगा दुनिया में, और हम कहां खड़े होंगे? ये तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों में भारत कैसे कैसे खड़ा रहा। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हम गुलामी की जंजीर में थे, हमें समझ में ही नहीं आया, हम उसकी स्टेक होल्डर नहीं बने। दूसरे औद्योगिक क्रांति में हम मजदूर बने। तीसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम लोग मैक्सिमम सुपरवाइजर तक पहुंचे, मैनेजरियल लेवल तक पहुंचे। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हमें मौका दे रहा है दुनिया की टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करने के लिए। सुंदर पिचाई ऐसे नहीं बना, हमारी एकेडमी से, हमारे जैसे कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का, अभी वर्ल्ड बैंक के सीईओ आए थे, अजय बांगा जी, यही के हैं, हमारे दिल्ली पंजाब की तरफ के हैं। आज कॉम्पिटेंसी के आधार पर विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो इंटरव्यू कह रहे कि मैं
कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ा नहीं। मेरे पेरेंट्स विदेश में नहीं रहे, मैं मेड इन इंडिया हूं। मुझे समय आया है मेड इन इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना ही मिलना है, इसलिए आपको भी मिला है। अभी एलजी साहब और वीसी साहब दोनों ने कहा कि इसी यूनिवर्सिटी की कम उम्र में भी 19 साल की जर्नी में भी 3 वैज्ञानिक इसरो में पहुंचे और चंद्रयान 3 में हमारी पार्टिसिपेशन दिया। क्या मित्रों, एक चंद्रयान 3 तक सीमित रखना है खुद को? आने वाले 25 साल में दुनिया तरह तरह की बदलने वाला है, क्षण में बदलने वाला है। वो क्या बदलने वाला है हमें मालूम नहीं। कम से कम मंच पर बैठे हुए पीढ़ी प्रोफेसर्स को बदलने को स्वीकार करने में ही समय लगाते हैं। आपको डांटे पड़ते थे कभी कभी, गुड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तुमको क्या मालूम, वैसे 25 साल से ऐसे काम करना पड़ा ना। वो अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, उसको लाइन को क्रॉस करिए। कभी हमारे वहां एंटरप्रेन्योरशिप एक समय में था। आखिर हमारे पास विदेश से आक्रांता क्यों आए थे? क्या काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे या लूटने आए थे? क्या सोमनाथ मंदिर के पास समर्पण देने आए थे या आक्रांता होकर आए थे? आक्रांता क्यों आता है? दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए आक्रांता आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कुछ समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा था, नमक बेच रहा था, कपड़े बेच रहा था। जो हमारे देश में हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमारी कपड़े, हमारी सिल्क, वो कश्मीर की पश्मीना विश्व में पहुंचा हवा करने, उसको बंद करके उन्होंने यूरोप से कपड़े लाए, टेक्सटाइल लाए। उसके खिलाफ हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। मित्रों, आज हमारे पास समय आई है, हमें उद्योगिता को बढ़ानी है, हमें तय करना है। हम सब, मैं आप सबको शुभेच्छा देने के साथ साथ अपेक्षा भी रखता हूं। पिछले 2014 की मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, देश में 350 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप बन चुके हैं। स्टार्टअप से भी आप तक सीमित नहीं रहा है, डीपटेक में भी जा चुके हम लोग, आप ही लोगों ने बनाया। तो विश्व की जिम्मेवारी दुनिया के और किसी के पास नहीं है, हमारी पास है। हमें इसके बारे में दायित्व लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबके प्रयास की आवश्यकता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास। सभी लोग एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तब जन आंदोलन पूरा होगा। आज हम डिग्री लेकर आनंद से बाहर जाए, लेकिन आज इसे आपकी कंधे पे जिम्मेवारी है। एक बड़े भाई के नाते, एक पेरेंट्स के नाते मेरा आपसे अपेक्षा है, देश का आपसे अपेक्षा है, आप वॉइस क्रिएटर बनो, आप इनोवेटर बनो, आप नई आइडियाज के साथ आओ। यही यूनिवर्सिटी की काम है और मैं आश्वस्त हूं, आप ऐसे ही बनके यहां से जा रहे हो। आपकी जो माहौल कह रहा है, आपकी जो मूड कह रहा है, आप ऐसे ही यहां से बनके आगे गए हो। आप आने वाली जिंदगी में, खुद की जिंदगी में सफल होने के साथ साथ खुद की जिम्मेवारी को लेते हुए, जिम्मेवारी खुद के लिए नहीं होता है, जिम्मेवारी दूसरे के लिए होती है। दूसरा कौन होता है? अपना परिवार में हो सकता है, अपना कम्युनिटी हो सकता है, अपना जिला हो सकता है, अपना राज्य हो सकता है, अपना देश हो सकता है। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम का विश्वासी लोग हैं। दुनिया के मनुष्यों की कल्पना और दायित्व लेने वाले लोग हैं। इसी शुभेच्छा के साथ इस 9th कन्वोकेशन में जिनको भी मानव मिल रही है, उनसे अमृत काल में 2047 तक जब देश विकसित होके ही रहेगा, हम उसमें पार्टिसिपेंट होंगे नहीं होंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उस पुण्याई हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें तय करना है, लेकिन होके ही रहेगा। देश की मूड बन चुकी है। आज कई मानकों में सारे चुनौतियों के बाद भारत ग्लोबल बेंचमार्क खड़ा कर रहा है। मगर 1-2 उदाहरण आपके सामने दूंगा। कोरोना के समय में हमने जैसे खुद को संभाला,
आज विश्व की सारे अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं, आने वाले दिनों में अर्थनैतिक प्रगति कहीं हो रहा है, कोई आने वाले दशकों में होगा तो उसका नाम भारत है। दुनिया की स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, उसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, कोरोना के समय हमने टीका लगाया, टीका लगा महीने का उसकी प्रमाण हमको कोविन ऐप में सेकेंड्स में मिलता था। इसको ऑल्टरनेटिव दुनिया में किसी के पास नहीं है, कोई भी देश ये इंस्ट्रूमेंट बना नहीं पाया है, बड़े बड़े धनी देश भी नहीं बना पाए। आज हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारी डिजिटल पेमेंट दुनिया में अगर 100 रुपया की ट्रांजैक्शन होती है, 45 रुपया की ट्रांजैक्शन केवल भारत में होती है। तो करता कौन है? रेली पटरी वाला, ठेला वाला, खोमचे वाला, फल सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड हमारा मजबूत होने लगा है। क्रीम तो आप ही को देना लगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ व्यक्ति आने वाले दिनों की चुनौतियों को समझे, खुद को तैयार करे, समाज के दायित्व ले, विश्व मानवता के दायित्व ले। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।